तो परागण की परिभाषा क्या है? पराग कण का पराग कोश से निकलकर, इसका मतलब यह हुआ कि जो पराग कण होते हैं वह पराग कोश से निकल करके वर्तिकार्ग पर पहुंचना, वर्तिका पर जब पहुंच जाता है उसी को क्या कहते हैं? परागण कहा जाता है या परागण कहलाता है। तो इसका आंसर कितना आसान है कि पराग कण का पराग कोश से निकलकर वर्तिका पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण की क्रिया दो प्रकार के होते हैं, अर्थात परागण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है स्वपरागण और दूसरा का नाम है पर परागण। अब स्वपरागण क्या होता है और पर परागण क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिए, जिससे एक नोट्स भी बनता चले। तो अब हम लोग समझेंगे। तो स्वपरागण, स्वपरागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचता है तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। तो जब एक पुष्प का जो परागकण होता है उसी पुष्प के, जो पुष्प के परागकण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। यह परागण उभयलिंगी पुष्पों अथवा एक ही पौधों में उपस्थित दो एक लिंगी पुष्पों में होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यह किस पौधों में यह घटना होती है। तो उभयलिंगी पुष्पों अथवा एक ही पौधे में उपस्थित दो एक लिंगी पुष्पों में होता है। तो समझ में आ गया होगा कि यह जो घटना है उभयलिंगी पुष्पों में या दो एक लिंगी पुष्पों में होता है। तो स्वपरागण का मतलब यह हुआ कि एक पुष्प के जो परागण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंच जाता है तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागण के प्रकार। स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वपरागण दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है स्वयुग्मन और दूसरा का नाम है सजात पुष्पी परागण। अब स्वयुग्मन क्या होता है उसके बाद समझेंगे सजात पुष्पी परागण क्या होता है। तो स्वयं युग्मन का अर्थ यह है कि इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचता है, अर्थात यह परागण एक ही पुष्प में होता है, स्वयुग्मन कहलाता है। कितना आसान इसका परिभाषा है। तो आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को अपने कॉपी में लिखते चलिए और एक नोट्स बनता चले। तो इस प्रकार के क्या बताएंगे? स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर जब पहुंचते हैं, अर्थात यह जो है परागण एक ही पुष्प में होता है, स्वयुग्मन कहलाता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे सजात पुष्पी परागण क्या होता है। सजात पुष्पी परागण, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचता है, अर्थात ध्यान दीजिए, जब एक पुष्प के जो परागण है उसी पौधे के, जो पौधे हैं उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचता है, अर्थात सजात पुष्पी परागण एक ही पौधे में उपस्थित अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पौधे एक ही है और पुष्प इसमें क्या रहेगा? अलग अलग जो है पुष्प रहेगा। तो एक पुष्प का जो परागण है उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंच जाए तो इस घटना को क्या कहा जाता है? सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। तो इसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन, मतलब स्वपरागण के लिए सफल बनाने के लिए कितने अनुकूल विधियां हैं। तो स्वपरागण को सफल बनाने के लिए निम्न अनुकूल विधियां हैं। पहला का नाम है द्विलिंगता और दूसरा का नाम है सहपक्वता या समकाल पक्वता और तीसरा का नाम है निमिलिता। तो अब यह क्या है?
तो स्वपरागण को सफल बनाने के लिए यह अनुकूल विधियां हैं। अब द्विलिंगिता क्या है? द्विलिंगिता नाम से ही आपको याद होगा कि इसमें द्विलिंगिता मतलब द्विलिंग मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पुष्प में होते हैं। तो द्विलिंगिता का मतलब ऐसे पौधों में उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। अब उभयलिंगी का मतलब क्या हो गया? जिसमें नर और मादा पुष्प उपस्थित हों उसी को उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। तो ऐसे पौधों में उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं जिनमें नर एवं मादा जनअंग एक ही पुष्प में होते हैं। जिनमें नर और क्या है, मादा जो जनअंग होते हैं वह एक ही पुष्प में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगीयता कहा जाता है। नाम से ही परिभाषा बना सकते हैं। द्विलिंगता का मतलब नर और मादा जनअंग एक ही पुष्प में हो उसे द्विलिंगता कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सहपक्वता या समकाल पक्वता क्या है। तो समकाल पक्वता ऐसे पौधों के पुष्पों में पुमंग एवं जयांग। पुमंग का मतलब यह हो गया नर और जयांग का मतलब क्या हो गया? मादा। माने पुमंग को पुंकेसर भी कहा जाता है और जयांग को स्त्री केसर कहा जाता है। तो ऐसे पौधों के पुष्पों में पुमंग एवं जयांग एक साथ परिपक्व होते हैं उसे समकाल पक्वता कहते हैं। समकाल मतलब एक समान रूप से क्या हो? परिपक्व हो। कौन परिपक्व हो? मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं उसे समकाल पक्वता कहते हैं। जैसे गुलाबास है और पीली जो कटेली होती हैं पुष्प है तो इसमें क्या होते हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर एक साथ क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। तो इसे ही क्या कहेंगे? समकाल पक्वता कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिता क्या है। निम्नलिता का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान देंगे निम्नलिता का अर्थ क्या है। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन का क्वेश्चन है यह। मतलब जो निम्नलिता के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। इन पुष्पों को निम्नलिता पुष्प कहते हैं। निम्नलिता का अर्थ यह हो गया कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं वह कभी नहीं खिलते हैं। मतलब कुछ द्विलिंगी पौधे, ये नहीं कि सभी द्विलिंगी पुष्प है, ऐसा नहीं है। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, उन्हीं पुष्पों को क्या कहा जाता है? निम्नलिता पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्पों में कम अवस्था में ही परागकोश क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकार्ग पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। जैसे कनकौआ, याद रखिएगा, कनकौआ है, गुलमेहदी है, मूंगफली है, ये सब क्या है? ये सब जो है निम्नलिता पुष्प में आते हैं, क्योंकि यह जो है द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी नहीं वह खिलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि निम्नलिता का अर्थ क्या है। कि निम्नलिता का अर्थ यह हुआ कि बहुत से ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, उन पुष्पों को ही क्या कहा जाता है? निम्नलिता कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कनकौआ और गुलमेहदी और मूंगफली जो है ये सब क्या है? निम्नलिता है। तो आज का जो पढ़ाई हुआ परागण क्या है और परागण कितने प्रकार के होते हैं आज के इस वीडियो में बताया।